वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे होंगे और उस रूल्स से पूरा का पूरा देश चलता है। जैसे आपके घर में आप मम्मी होती होगी एंड मम्मी आपको बोलती है, एक नियम होता है, रूल्स होता है, इतने बजे घर पे आना है, ये काम करना है, वो काम करना है। वैसे पूरे देश को चलाने के लिए भी रूल होंगे। तो उस रूल्स की बुक को बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में ये रूल 26 जनवरी 1950 को अप्लाई हुआ। क्लियर है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल जस्टिस एंड तीसरा है जुडिशियल सिस्टम। इसको वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। तो देखो, इस जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये पैराग्राफ का मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस की बुक है वो हमें बहुत चीज़ों को मतलब रिव्यू करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट हो गया या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो उसका गवर्निंग स्ट्रक्चर मतलब वो कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों को, इवन दो इंटरनेशनल रिलेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइंस से मालूम पड़ती हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि जो हमारा इंडिया है वो सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब क्वेश्चन ये है कि सेक्युलर क्या होता है एंड फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है। सेक्युलर का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी एक भी रिलीजन को प्राइमरी नहीं माना जाएगा कि ये रिलीजन के बेस पर देश चलेगा, ऐसा नहीं। संविधान पर देश चलेगा, ना कि किसी रिलीजन के बेस पर। डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी किंग बनेगा, इन द सेंस कोई जो भी पीएम बनेगा, जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, वो बाय इलेक्शन बनेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्शंस होंगे, जिसको वोट ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा। फिर बात करते हैं, इट हैज मेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोविजन टू इंश्योर दैट द सिटीजंस गेट जस्टिस एंड देयर फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। और इस बुक में सब कुछ वो प्रोविजंस बनाए गए हैं, वो रूल्स बनाए गए हैं जिससे हर एक इंसान को उसका अधिकार मिल सके। The Indian Constitution is seen as the means through which a progressive, developed society based on social justice and equality will be established. And Indian Constitution का ये एक मानना है कि इसी के सहारे हम ऐसे सोसाइटी का स्थापना कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, जहां पर सभी लोग को जस्टिस मिलेगा और सभी लोग एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। जो हमारा संविधान है वो देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये लागू हुआ एंड हम लोग इस चैप्टर में क्या जानने वाले हैं, ओवरव्यू जानने वाले हैं कि हमारा जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो कैसे है, उसमें क्या बदलाव करने चाहिए, एज वेल एज हमारा इंडियन डेमोक्रेसी कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। और इसी के साथ साथ हम लोग 3 मेजर टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल जस्टिस एंड तीसरा है जुडिशियल सिस्टम। पहला टॉपिक बात करते हैं डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि एक किंग था, वो किंग का अगर बेटा हुआ तो वही किंग बनेगा, बेटे का बेटा किंग बनेगा, भले वो बकलोल हो तो चलेगा, गधा हो चलेगा, लेकिन किंग तो वही बनेगा, है कि नहीं। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जिसको हम चुनते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, वही क्या बनेगा, किंग बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे मोदी क्या है, गवर्नमेंट है, मतलब मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री है। मीन्स क्या हुआ, हमने उनको वोट दिया इसलिए क्या है, आज वो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। मतलब जिसमें क्या होता है, हम पब्लिक जो होती है, पब्लिक चुनती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उसको बोलते हैं क्या, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैच्योरिटी, तीसरा पढ़ेंगे राइट टू वोट एंड तीसरा नहीं, दूसरा पढ़ेंगे राइट टू वोट एंड तीसरा पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एंड फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन ये है पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या होता है। देखो, अगर आप किसी को वोट देने जा रहे हैं और उस वोट देने पे आप ना उस बंदे का कास्ट देख रहे हो, ना उस बंदे का रिलीजन देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो वो कितना एजुकेटेड है, वो कितना एजुकेटेड है, फिर वो कितना मतलब प्रॉमिस कर सकता है, चीज़ों को पूरा कर सकता है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड कितना है, उसका इकोनॉमी कितना है। इसके बेस पर यदि आप किसी को वोट दे रहे हो तो बोल सकते हैं कि भाई क्या है, आपके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी
आ गई है। ठीक है, अब ये क्या होता है, क्यों होता है, इसको डिटेल में हम लोग जब टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी में पहला टॉपिक होता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी मतलब होता है कि एक बात से मतलब कि आप एक, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक परिपक्वता हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप यदि किसी को भी, कोई बंदा है जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसको बिना उसका रिलीजन, कास्ट देखे अगर आप उसको वोट देते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन एंड उसका क्वालिफिकेशन एंड उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये चीज़ को आप चेक करके अगर वोट देते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी। इसी के साथ साथ क्या हुआ, इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारा इंडिया का डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो इलेक्शन होकर लोग दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में, तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। और जो स्टेट में इलेक्शंस होता है और इलेक्शंस होने के बाद जो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या बोलते हैं इसको? विधायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। अब बात करते हैं राइट टू वोट का। देखो, राइट टू वोट मतलब क्या हुआ, अपने कंट्री में कोई भी वोट दे सकता है, मैं हो, तुम हो, कोई भी वोट दे सकता है, लेकिन बस हमारा एज 18 प्लस होना चाहिए, है कि नहीं? हमारा एज 18 प्लस होना चाहिए। तो आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आप उसको वोट दे सकते हो, है कि नहीं? तो ये है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसके अंदर क्या है और टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, और डिटेल में फटाफट बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं राइट टू वोट की। बात करेंगे तो राइट टू वोट में मतलब ये होता है कि आप, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। पहले ये था कि जो वही लोग वोट दे सकते हैं, मतलब कुछ लोग ही वोट दे सकते हैं, पहले ऐसे था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको जब हमें आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद क्या हुआ, इसको चेंज कर दिया गया। उसी के साथ साथ पहले क्या हुआ था, 21 ईयर्स एज था, मतलब वोट देने का जो एज था वो कितना था, 21 ईयर्स था। बाद में क्या किया, इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स करने के बाद क्या हुआ, जो हमारा डेमोक्रेटिक नेशन है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। क्योंकि जो पार्टीज हैं उनको भी मालूम है कि अगर हमें मतलब सत्ता में रहना है, हमें इलेक्शन जीतना है, तो यंगस्टर्स को साथ में लेना पड़ेगा। इस वजह से क्या हुआ, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैक्सिमम पार्टीज क्या कर रही हैं, वो यंगस्टर्स जो हैं उनको लुभाने की और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं कि एक पुलिस वाला है, आप एक पुलिस वाले हो, एंड आपका किसी से दुश्मनी है, खानदानी दुश्मनी है, एंड आप क्या उसको शूट कर सकते हो क्या? आंसर आएगा, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑर्डर नहीं मिले ना शूट करने के। ऑर्डर नहीं मिले तो कैसे शूट कर सकते हैं? तो वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि पावर जो होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास नहीं होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे के पास पावर नहीं होता है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। वो 4 लोगों को मिल के बोलेगा कि भैया मुझे काम करना है, करूं कि नहीं करूं, तो उसमें वोटिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक इंस्पेक्टर है, अगर उसको कुछ करना है तो अपने सीनियर से लेगा परमिशन, वो सीनियर अपने सीनियर से लेगा परमिशन, फिर उनमें बैठक होती है, मीटिंग होती है, तब डिसाइड होता है कि हाँ ये काम करना है, ये काम नहीं करना है कि नहीं? मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, एक बंदे के पास पावर नहीं रहेगा पूरा गवर्नमेंट का। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो हुआ था, इसमें भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो अब क्वेश्चन ये है कि अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट मतलब होता है कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करते हैं, या फिर कोई रूल ऐड करते हैं, या फिर कोई रूल निकालते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में हमने कुछ पावर्स का सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज कुछ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया था। क्या किया था, क्या नहीं किया था, एवरीथिंग जब हम लोग टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तब और भी अच्छे से जानेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी मतलब होता है कि पावर को बांट देना, पावर को बांट देना। एक बंदा कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसको अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा, सीनियर अपने सीनियर से पूछेगा, एंड सभी सीनियर लोग मिलके एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद फिर डिसाइड होता है कि हाँ भाई
ये एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो सीधी सी बात है ना, अगर अब तुम मुझे बताओ, अगर मान लेते हैं कि कोई पुलिस वाला है, कोई पुलिस वाला है, अब पुलिस वाले के पास तुमने पावर दे दिया, वो किसी को भी शूट कर सकता है। अब हो सकता है कि उसका किसी से पर्सनल दुश्मनी हो, शूट कर देगा उसको, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको किसी को वो इनकाउंटर करने के लिए उसको अपने बॉस मतलब उसके सीनियर से परमिशन लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स। इसी के साथ साथ जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट क्या होता है। देखो पहले क्वेश्चन ये कि अमेंडमेंट क्या होता है। आप संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आप चेंजेस करते हो, कोई नया रूल लेके ऐड कर रहे हो, कोई रूल उससे हटा रहे हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं इसको, अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में अमेंडमेंट किया गया। इसमें जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, इनको ज़्यादा पावर दिया गया, बिकॉज इनको गांव चलाना होता है एंड गांव से डायरेक्टली हम लोग जो बड़ी गवर्नमेंट है उसको हम कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा पावर दिया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें, ओके ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्या है। हाँ, ये क्वेश्चंस आपके लिए है, इसको आप कोशिश करो, ट्राई करो एंड मुझे बताओ। राइट टू इंफॉर्मेशन। मेरा एक क्वेश्चन है, आपके एरिया का नगर सेवक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना पैसा पास हुआ गवर्नमेंट से, कितना पैसा पास नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, है नहीं? आपको भी जानने की एक विश होती होगी कि यार मुझे मालूम पड़े कि क्या कर क्या रहा है हमारा नगर सेवक, है कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको मिल सकता है, बिकॉज 2005 में एक रूल आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके तहत आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसका हिसाब मांग सकते हो कि आप क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, एंड उसको अपना पूरा हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन सामने सामने हिसाब मत मांगना, नहीं तो मार के मुआ देगा आपको, ठीक है? तो आप इसका एक प्रोसेस होता है, उसके तहत क्या कर सकते हो, आप हिसाब मांग सकते हो कि भाई आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम नहीं किया हुआ है, ठीक है? तो ये आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। और क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, चलो हम लोग फटाफट टेक्स्ट बुक रीड करके जान लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका जो नगर सेवक है वो क्या काम कर रहा है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्या आपको मालूम है? ऐसा हमारा एक दिल में इच्छा होती कि नहीं होती, हम मन से पूछते हैं, भाई 5 साल हो गया क्या किया इसने, तो हम लोग जान सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टली जाके मत पूछें तो मार के मुआ देगा, ठीक है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत आप उससे पूछ सकते हो कि तुमने क्या काम किया, पूरा काम काज का हिसाब मांग सकते हो। और ये रूल आया कभी 2005 में आया। इससे होता क्या है ना कि जो गवर्नमेंट है एंड जो सिटीजन्स हैं, इनमें क्या है, एक अच्छी कम्युनिकेशन आ जाती है और इससे डेमोक्रेसी और मजबूत होता है। जो पीपल्स होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट के ऊपर और भी ज़्यादा ट्रस्ट होता है एंड ये जो पूरा प्रोसेस हो जाता है, गवर्नमेंट का जो पूरा वर्किंग हो जाता है, वो हो जाता है ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है? गवर्नमेंट का जो सीक्रेट बातें होती हैं वो पब्लिक को भी मालूम रहती है और कोई भी घोटाले नहीं हो पाते, जैसे 2G। तो 2G 3G क्या होता है, ये अपने डैड से आप पूछेंगे तो आपके डैड आपको शायद बता देंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि घोटाला कैसे हुआ था। आफ्टर द ईयर 2000 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, उसका प्रोसेस ही चेंज हो गया, ठीक है? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म मतलब होता है राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सीधी सी बात है, जो रूल्स खत्म, मतलब जो रूल्स का यूज नहीं है उसको निकाल दो, जो रूल्स हमें चाहिए उसको नए लागू कर दो। इसमें रिफॉर्म्स ऐसे ऐसे हुए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, एजुकेशन हो गया एंड फूड सिक्योरिटी हो गया। ऐसे भी रिफॉर्म्स किए गए और इससे हमारा डेमोक्रेसी क्या हुआ, और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। देखो हमेशा ऐसा होता है, आप गांव पे जाओगे, गांव में जाओ या फिर कहीं पर भी आप जाओ, तो कास्ट के बेस पर क्या होता है, वो ऊंचा है या नीचा है, ऐसा होता है कि नहीं होता? ये क्या है? ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। कास्ट के बेस पर आप क्या कर रहे हो, उसके साथ भेदभाव कर रहे हो। तो ये हमारे समाज में ना हो, ये हमारे समाज में ना हो, इसीलिए डेमोक्रेसी इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ मतलब बहुत अन्याय हुआ है, उनके लिए रिजर्वेशन का शीट दिया गया है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोविजंस दिया हुआ है। ये एवरीथिंग जो दिया हुआ है, इन सब के बारे में हम लोग क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम सब कुछ
पढ़ेंगे जब हम लोग टेक्स्ट बुक को 1 to 1 एक एक लाइन रीड करेंगे। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, देखो सोशल जस्टिस मतलब ये होता है कि समाज में आप कास्ट के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एंड इक्वालिटी मतलब होता है कि सभी लोग क्या हुए, इक्वल हैं। सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब इन फ्रंट ऑफ जो रूल्स होता है, जो गवर्नमेंट है, उसके सामने क्या रहेंगे, सभी इक्वल रहेंगे। आप किसी को भी उसको भेदभाव नहीं कर सकते, उसके कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, ये जेंडर के बेस पर, ये प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, रेस के बेस पर, प्रॉपर्टी के बेस पर, इसके बेस पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हो। टू एस्टेब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। मतलब ये हुआ कि अगर जस्टिस एंड इक्वालिटी आपको फॉर्म करना है सोसाइटी में, तो हर एक लेवल के बंदों को आपको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो एफर्ट्स होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली में जो हमारा डेमोक्रेसी है वो सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो भाई बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज एन फैक्ट ए प्रोसेस ऑफ accommodating different sections in society. Democracy helps in reducing social conflict. डेमोक्रेसी जो है समाज में जो अत्याचार होता है, वॉयलेंस होता है, उसको भी रोकने में बहुत काम आता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत प्रताड़ित किए गए हैं, एंड मैं बोलूँगा कि भाई उनके पास पैसे नहीं है, वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए सीट रिजर्व की जाती है। मतलब यह हुआ कि अगर 100 सीट गवर्नमेंट की है तो उसमें से 20 सीट्स या फिर कुछ भी सीट्स क्या कर देंगे, वो रिजर्व कर देंगे। उसमें सिर्फ वैसे लोग ही आ सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, रिजर्वेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन में हो या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, हर एक एरिया में क्या है, प्राइवेट सेक्शन को छोड़ के, प्राइवेट सेक्शन इन द सेंस जैसे मेरे पास क्लास है तो क्लास गवर्नमेंट का क्लास नहीं, वो क्लास मेरा है, तो वहां पर रिजर्वेशन नहीं चलेगा। मेरी मर्जी में किसी को जॉब दूं चाहे मत दूं, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट का होता है वहां पर रिजर्वेशन मिलता है। उसी के साथ साथ जो मतलब शेड्यूल्ड कास्ट होता है, ट्राइब्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनके लिए उनके ऊपर अत्याचार ना हो, इसलिए उनके ऊपर क्या हुआ, एक कानून बना। एंड उस कानून के तहत आप उनको अत्याचार नहीं कर सकते हैं। यदि आप उनको उनके कास्ट के बेस पर आप भेदभाव करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज, देखो जो माइनॉरिटीज हमारे पास है ना, जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज मतलब क्या हुआ, हमारे देश में कौन कौन माइनॉरिटीज है। मतलब माइनॉरिटीज मतलब पहले समझ लो क्या होता है, रिलीजन के बेस पर, मतलब धर्म के बेस पर जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, थर्ड पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये सब क्या है, ये रिलीजन क्या है, ये माइनॉरिटीज हैं। तो उनके ऊपर अत्याचार ना हो, इसलिए क्या हुआ, उनका अलग से प्रोविजंस मतलब नियम बनाए गए हैं। एंड वो अपने एजुकेशंस का एज वेल एज जो उनका इक्वालिटी हो गया और जो उनका रिलीजियस एजुकेशन हो गया उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो जो नियम वुमेन, बिकॉज हमारे समाज में जो वुमेन्स थी, महिलाएं थी, उनको भी सताया गया है, इसलिए क्या हुआ, उनके सुरक्षा के लिए भी क्या हुए, कानून बनाए गए हैं, ठीक है। वो कानून जो बनाए गए हैं वो महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, इसी के साथ साथ उनको एजुकेशन के लिए और जो इलिटरेसी है उसको कम करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। और बहुत सारे जो एक्ट लाए गए, जैसे क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी है सिर्फ जो हस्बैंड है एंड फादर है उसकी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा रहेगा। डाउरी मतलब होता है डाउरी मतलब होता है दहेज प्रथा, दहेज को बंद कर दिया गया। फिर सेक्सुअल जो हैरेसमेंट होता है घरों में, ठीक है, उसके साथ वो उसके लिए भी नियम बनाए गए। डोमेस्टिक मतलब जो मारपीट होता है घर में, उसके साथ जो मारपीट होता है, मान लेते हैं कि दहेज नहीं दिया तो उसके घर वाले उसके ससुर में उसको मार रहे हैं। जो घर में किसी भी बात के लिए जो होता है वायलेंस होता है, उसके लिए क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस रूल बनाए गए। ऐसा बहुत सारे रूल्स बनाए गए जिससे क्या हुआ, समाज में महिलाओं को एक अच्छा मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसलिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने 33% जो सीट है उसको रिजर्व कर दिया लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन में। मतलब यह हुआ कि जो भी चुनाव होगा प्रधान का, मतलब लोकल सेल्फ गवर्निंग में इंस्टीट्यूशन में, उसमें क्या होगा, अगर 100 सीट आती है
तो 33 सीट में सिर्फ महिलाएं ही इलेक्शंस लड़ सकती हैं। महाराष्ट्र ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 50% कर दिया। कितना किया, 50% कर दिया। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। नेशनल कमीशन मतलब क्या हुआ, एक अलग से कमिटी बनाई गई जिसमें वुमेन के बारे में बात किया जाएगा। द एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब क्या हुआ, जो घर में जो वायलेंस होता है, बिकॉज हमारे इंडिया में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता था, खासकर घर में, ठीक है, तो उसको जो रोका गया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दिस एक्ट अंडरलाइंड द नीड टू प्रोटेक्ट the dignity and the self-instinct of women. This act rejected traditional forms of dominations and authoritarianism and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in process. मतलब ये हुआ कि ये चीज़ खत्म कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि आप देखोगे घर में हमेशा पहले जो हस्बैंड होता था उसका रूल चलता था, तो वो चीज़ क्या हुआ, बदल गई। वो चीज़ क्या हुआ, बदल गई। अब बात करते हैं कि लोकसभा में वुमेन कब और कितनी रही है। मतलब लोकसभा तक क्या हुआ, जो दिल्ली वाला जो घर होता है ना पार्लियामेंट, उसमें कितने कब कितनी महिलाएं रही वो देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे तो 1991 मतलब 1951 से स्टार्ट हुआ है, 4%, 6, 5, 3% हो गया। 1977 कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वहाँ पर 3% हो गया, ठीक है। ऐसे घटते बढ़ते आया एंड 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तब ये अभी तक सबसे ज़्यादा महिलाएं लोकसभा में आ गए। कितना, 66, कितना 12.15%। तो अभी भी कम है ना, अभी भी कम है। क्यों कम है, क्योंकि 100 में से सिर्फ 12.5%, 15% ही अभी महिलाएं हैं, है कि नहीं। रोल ऑफ जुडिशरी देखो, ऐसा कहा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखता है, उसको बोलते हैं क्या, जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम मतलब होता है कोर्ट। मतलब क्या, कोर्ट। जो कोर्ट है, वो कोर्ट का काम क्या होता है कि वो अलाव करता है, पार्लियामेंट को अलाव करता है कि भैया आप संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आप पूरे संविधान को ही नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप पूरे संविधान को ही चेंज नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या होता है, हमारा जुडिशरी सिस्टम अलाव करता है एंड प्रिवेंट भी करता है। और बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिया हुआ है कोर्ट ने, जो हमारे लिए, इवन जो पब्लिक है, उनके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो कौन से वो रूल्स थे, कौन से वो डिसीजन थे, क्या चीज़ है, क्या प्रोटेक्शन रूल है, एवरीथिंग, चलो हम लोग फटाफट टेक्स्ट बुक रीड करके देख लेते हैं। रोल ऑफ जुडिशरी, देखो जुडिशरी मतलब होता है कोर्ट का काम। पूरे देश में सबसे बड़ा जो कोर्ट है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। फिर हर एक स्टेट का अपना खुद का कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना खुद का कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एंड डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या होता है, हर एक ग्राम में क्या होता है, ग्राम पंच होता है, 5 लोग होते हैं। तो ऐसे क्या होता है, कोई भी जो अगर रूल्स तोड़ता है तो ये सब क्या होता है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस सब को बोलते हैं जुडिशरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डेमोक्रेसी को और मजबूत करना है तो जुडिशरी सिस्टम मजबूत होना चाहिए, ठीक है। वो मजबूत रहेगा तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बचा रहेगा। एंड उसी के साथ साथ जुडिशरी सिस्टम होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स की प्रोटेक्शन करता है। एंड जब कभी भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई भी फैसला नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमारे जुडिशियल सिस्टम ने अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हुए हैं वो देखते हैं। पहला काम, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यह हुआ कि जो पार्लियामेंट के पास इतना पावर है, उसके पास इतना पावर है कि वो कोई भी रूल्स को चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन इस बात का पावर नहीं है कि वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दे, पूरे बुक को ही चेंज कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी रूल को चेंज कर सकती है, ठीक है। वो भी बहुत ही लंबा प्रोसेस में होता है, ठीक है। एक बात तो यह हो गया। दूसरा बात यह है कि जुडिशरी इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे फ्रीडम ऑफ लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ गेटिंग एजुकेशन हो गया, ये सब क्या है, ये बेसिक फंडामेंटल थिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को डायनेमिक कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इसी के सहारे हर एक फैसले लिए जाते हैं। ये आपके लिए है, ये आप समझो।
एंड ना समझे तो मैं हूँ ही, मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करूँगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन, कौन कौन से डिसीजन लिए गए। पहला जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन ये है कि द कोर्ट हैज गिवन जजमेंट इंक्लूड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का क्या राइट्स होता है, क्या राइट्स होता है, गेटिंग एजुकेशन, ठीक है, तो वो उस पर उन्होंने फैसला किया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन के, जो इंसान के, कि आप इंसानों पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इंसानों को आप बेच और खरीद नहीं सकते, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ह्यूमन राइट्स में आती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, वुमेन के सम्मान में भी फैसले लिए गए। इंडिविजुअल फ्रीडम, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, जो आदिवासी हमारे होते हैं उनको भी, क्योंकि आदिवासी जो पहले के होते थे उनको ये भी तक नहीं मालूम होता था कि हाँ समाज भी कोई चीज होती है, तो उनको एम्पावरमेंट देना। दीज एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। ये जो डिसीजन है इससे क्या हुआ, जो हमारा इंडिया में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो और भी क्या हुआ, मैच्योर हो गया और भी मजबूत हो गया। मतलब ये हुआ कि हम लोग इस चैप्टर में क्या देखे, वी टूक ए रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट कॉन्टेस्ट इंडियन डेमोक्रेसी। हम इस चैप्टर में एक बस ओवरव्यू देखे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग कैसा होता है, और गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर काम करती है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारे डेमोक्रेसी के सामने अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है जो हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो तुम्हारे हिसाब से कौन कौन से चैलेंजेस है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हुआ और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्शंस कैसे होते हैं इंडिया में। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे विथ पीडीएफ विथ आंसर, एंड वो पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आप लोग साथ रहें। थैंक यू सो मच, एंड बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए क्योंकि आप लोगों ने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, अगले चैप्टर नहीं, हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसको 1 to 1 एक लाइन करके सॉल्व करेंगे, प्लस आपको मैं आंसर के साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंड हाँ वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।